गर्ल्स हॉस्टल। हाँ पापा, हम पहुँच गए हैं हॉस्टल। हाँ हाँ, खा लेंगे पेड़े भी। माँ से कहिएगा हमें उनकी बहुत याद आ रही है। अच्छा पापा, रखते हैं। राधे राधे। अक्षिता अपने घर मथुरा को छोड़ अहमदाबाद के कोकिलाबेन गर्ल्स मेडिकल कॉलेज में MBBS करने आई थी। अक्षिता अपने परिवार की पहली डॉक्टर होने वाली थी और वो इस बात को लेकर काफी उत्साहित भी थी। अक्षिता यूपी के एक साधारण से मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी एक साधारण सी लड़की थी जिसने स्कॉलरशिप के दम पर यहाँ एडमिशन लिया था। इसी वजह से इस कॉलेज में पढ़ने वाले रईस बच्चे उसे हीनता की भावना से देखते थे और उसका छुपते छुपाते मजाक भी बनाते थे, जिसमें सबसे आगे थी दो लड़कियां, मालिनी और नित्या, जो अपने फाइनल ईयर में थी। अक्षिता अकेली टेबल पर बैठे खाना खा रही थी कि अचानक उसे खिड़की के बाहर एक उसी की उम्र की लड़की झूला झूलते हुए दिखाई दी। अक्षिता उसे और ध्यान से देखती कि नित्या और मालिनी उसकी टेबल पर आ उसके खाने की प्लेट को अपनी ओर खींचते हुए बोले, कैसे जूनियर आए हैं इस साल? बिना इंट्रो दिए उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया। चल खड़ी हो, इंट्रो दे। गुड आफ्टरनून मैम, मैं अक्षिता श्रीवास्तव, गायनेकोलॉजी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, मथुरा से। राधे राधे। अच्छा, तो आप मथुरा से हैं? राधे राधे, फिर तो पेड़े भी लाई होंगी। बहुत बढ़िया, शाम को रूम 303 पर आ जाना। अपने सीनियर्स के जाते ही जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा तो पाया कि झूले पर कोई नहीं था, लेकिन झूला अभी भी उसी रफ्तार से झूल रहा था जब उस पर वो लड़की बैठी थी। मालिनी और नित्या अपने कमरे में बैठ शराब पी रही थी और साथ ही साथ अपने जूनियर्स की रैगिंग भी कर रहे थे। इस कमरे में गर्मी कुछ ज्यादा नहीं है? खैर, अब हमें तो गर्मी की आदत हो गई है, पर तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। तो एक काम करो, ऊपर के अपने कपड़े उतार दो और इस बियर का एक एक सिप ले लो, वो भी बड़ा वाला। अपने सीनियर्स की ये बात सुन लड़कियां दंग रह गईं और उनकी आंखों में अलग सा डर दिखने लगा। अब क्या इनविटेशन देना पड़ेगा? उतारो। नित्या के चिल्लाते ही तीनों लड़कियों ने अपनी शर्ट और कुर्तियां उतार कर रख दी, पर अक्षिता ज्यों की त्यों खड़ी रही। अक्षिता का ये अड़ियल रवैया देख मालिनी खड़ी हुई और उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोली, देख लड़की, पीने के बाद अगर कोई मेरी बात न माने ना तो मेरा नशा खराब हो जाता है। या तो अपनी ये शर्ट उतार, नहीं तो क्या मैम? सफेद चादर से अक्षिता को ढका और उसे बिस्तर पर बिठाते हुए बोली, मालिनी ने सब किया ना? ये सीनियर्स की तमाशा करने की आदत नहीं जाएगी। मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं होने वाला है। पूरे कैंपस में सबने मेरी वीडियो। अक्षिता का गला इतना भर चुका था कि उसके मुंह से शब्द भी ठीक से नहीं निकल पा रहे थे, पर उसके कमरे में मौजूद उस लड़की ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, भरोसा रखो, कल तक सब ठीक हो जाएगा। नित्या, जिसे हर रात सोने से पहले कोल्ड शावर लेने की आदत थी, वो शावर के नीचे हाथ डालकर पानी का तापमान देख ही रही थी कि अचानक उसने चिल्लाते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि शावर से ठंडे पानी की जगह खौलता हुआ गर्म पानी निकल रहा था। नित्या ने शावर बंद करने की कोशिश की और पाया कि शावर न केवल बंद हो पा रहा था बल्कि उसमें से खून भी बरस रहा था, जिसे देख नित्या के होश ठंडे पड़ गए और वो तुरंत बाथरूम के बाहर अपने बिस्तर की ओर दौड़ी। पर उसके कमरे में आते ही कमरे की ट्यूबलाइट अपने आप जलने और बुझने लगी और जब आखिरकार ट्यूबलाइट ठीक से जली तो उसने पाया कि उसके बिस्तर पर चूहे और कॉकरोच थे जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। नित्या इससे पहले कि मालिनी से मदद की गुहार लगाती, उसने पाया कि मालिनी के बिस्तर पर उसका जला हुआ शव पड़ा था,
जिसे देख वो इतना जोर से चिल्लाई कि पूरा हॉस्टल उसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। मालिनी जो हॉस्टल के बाहर सिगरेट पी रही थी, नित्या की चीख सुन कमरे की ओर दौड़ी और लड़कियों की भीड़ से गुजरते हुए अपने कमरे में पहुंची तो पाया कि नित्या तौलिया पहन एक कोने में दुबक कर बैठी थी और डर के मारे थर थर कांप रही थी। नित्या ब्रो, तू ठीक तो है ना? तू जिंदा है, पर तेरी बॉडी बेड पर जली और शावर में खून। मालिनी ने जैसे ही शावर में जाकर देखा तो पाया कि सब कुछ सामान्य स्थिति में है। जमीन पर पानी के सिवा कुछ नहीं था। मालिनी भी असमंजस में थी कि ये सब क्या हुआ। बहरहाल उसने हॉस्टल की बाकी लड़कियों को अपने कमरे से बाहर निकाला और नित्या को संभालते हुए बिस्तर पर बिठाया, इससे बेखबर कि उसके कमरे में अभी भी कोई था। मैंने कहा था ना, कल तक सब ठीक हो जाएगा। वैसे मेरा नाम रोहिणी है और तुम्हारा अक्षिता? हाँ, वैसे कल जो नित्या के साथ हुआ वो काफी गलत था। बेचारी अभी भी ट्रॉमा में है। ट्रॉमा? और इन लोगों को रैगिंग करते टाइम तो इन्हें ये सब याद नहीं आता कि किसी दिन इनकी ये हरकतें किसी की जान लेकर छोड़ेंगी। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक बात पूछूं? रोहिणी, क्या तुम ट्रांस? यस, आई एम अ ट्रांसजेंडर। पर तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर कोई क्रश नहीं है। तुम इतनी भी सेक्सी नहीं हो यार कि तुम्हारे लिए रोहिणी से वापस रोहन बन जाऊं। रोहिणी की इस बात पर अक्षिता जोर जोर से हंस पड़ी। मालिनी जो बगल वाली टेबल पर बैठी थी, अक्षिता को यूं खिलखिलाकर हंसता देख खींच उठी और हाथ में पकड़े पेपर कप को मसलते हुए बोली, नित्या पर हंस रही है ना? एक बार अकेले में मिल जाए तो मैं इसे बताऊंगी। अक्षिता अभी अपने हाथ धो ही रही थी कि अचानक मालिनी पीछे से आई और अक्षिता का सर सामने शीशे पर दबाते हुए बोली, बहुत मजा आ रहा था ना नित्या की कंडीशन पर हंसते हुए? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ये धमकी दे मालिनी ने अपनी जेब से स्कैल्पेल निकाला और इससे पहले कि वो अक्षिता को हानि पहुंचाती, उसका हाथ अपने आप ही दूसरे हाथ की दिशा में घूम गया और उसने अपने ही कंधे में उस स्कैल्पेल को कई बार घुसा दिया और लहूलुहान हो दर्द में चिल्लाने लगी। अक्षिता ने पकड़ छूटते ही घूमकर देखा तो पाया कि वहां मालिनी के साथ रोहिणी भी थी, जो पीछे कोने में खड़ी बस मुस्कुरा रही थी। मालिनी की चीख सुन डॉक्टर अकरम जब अंदर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि मालिनी जमीन पर बैठी दर्द से करहा रही थी। फर्श पर एक स्कैल्पेल खून से लबरेज पड़ा था और अक्षिता कोने में से गौर से देख रही थी। अक्षिता, अपने सीनियर पर ऐसे वार करते हुए तुमने जरा भी नहीं सोचा? सर, माँ कसम कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, बल्कि इन्होंने हमारा सर शीशे पे दे मारा था। आप चाहे तो रोहिणी से। अक्षिता ने जैसे ही अपनी उंगली रोहिणी की तरफ मोड़ी तो पाया कि रोहिणी वहां से जा चुकी थी। डॉक्टर अकरम ने भी जब भीतर झांका तो पाया कि वहां कोई नहीं था और गुस्से में तमतमाते हुए उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसे डीन के ऑफिस में ले गए। अक्षिता ने डीन के ऑफिस में कई बार अपनी सफाई पेश की, पर डॉक्टर अकरम और डीन शर्मा ये हरगिज मानने को राजी ना थे कि वो बेकसूर है। बहरहाल अक्षिता को इंक्वायरी बैठने तक सस्पेंड कर दिया गया। अक्षिता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो सीधे अपने कमरे में सिरहाने में अपना सर दबाकर लेट गई। अक्षिता अभी रो ही रही थी कि अचानक रोहिणी एक बार फिर अक्षिता के सर पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हें मेरा नाम नहीं लेना चाहिए था। तुम्हारे चक्कर में मुझे सस्पेंड कर दिया गया और जो तुमने मालिनी के साथ किया, शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें खुद पर। डॉक्टर अकरम रिकॉर्ड्स की अलमारी में कुछ ढूंढ ही रहे थे कि अचानक पुरानी फाइलों के ढेर में से एक हरी फाइल गिरी जिसमें 2018 के बैच स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स थे। अकरम उस फाइल को उठाने के लिए झुका कि अचानक उसकी नजर फाइल के एक पन्ने पर गिरी जिस पर रोहिणी दत्ता का नाम था। अकरम रोहिणी की तस्वीर देख असमंजस में पड़ गया और तुरंत ही उसने वो रिकॉर्ड उठा डीन शर्मा की केबिन की ओर दौड़ा। ये नहीं हो सकता, वो रोहिणी अभी भी। शर्मा मैम, आखिर कौन है ये रोहिणी जिसका नाम अक्षिता बार बार ले रही थी और ये 18 के बैच में भी थी? चली नहीं, मर गई। रोहिणी दत्ता, ट्रांसजेंडर, रिजर्वेशन कोटा से आई थी वो लड़की। पढ़ने में होशियार थी, पर 2018 में बाकी लड़कियों का रवैया उसके साथ ठीक नहीं था। वो अक्सर कैंटीन की मेस में अकेले बैठकर खाना खाती थी क्योंकि लड़कियां उसे अपने जैसा नहीं मानती थी। उन्हें रोहिणी से घिन आती थी। वो रोहिणी से इस कदर दूर भागती कि जब वो कॉलेज के वॉशरूम में जाती
तो लड़कियां बाथरूम से छींकते हुए निकलती। कॉलेज की कोई लड़की उसके साथ अपना कमरा शेयर करने तक को राजी नहीं थी। एक शाम जब उसके सीनियर्स उसकी रैगिंग ले रहे थे और उसे कपड़े उतारने को कहा तो उसने साफ साफ मना कर दिया और अपनी सीनियर को धक्का देकर अपने कमरे से भाग गई। कॉलेज की लड़कियों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की और कहा कि अगर उसे कॉलेज से नहीं निकाला गया तो वो सब पुलिस के पास जाएंगी। और ट्रस्टीज को भी सच से ज्यादा अपनी रेपुटेशन की पड़ी थी। तो कहाँ चली गई? मतलब आप लोगों ने उसे रेस्टिकेट ही कर दिया? उससे भी बुरा, जिस रात उसे रेस्टिकेट किया गया उसने लॉन में लगे झूले की रस्सी से फांसी लगा ली और मामला रफा दफा करने के लिए रोहिणी के पेरेंट्स को पैसे दे दिए गए और पोस्टमार्टम में झूठी रिपोर्ट बनाई गई कि कमरे में शॉर्ट सर्किट हुआ और रोहिणी जलकर मर गई। अक्षिता दुबक कर अपने कमरे के एक कोने में बैठ चुकी थी और कांपते होठों से वो बस एक ही बात कह रही थी, रोहिणी 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 मुझे कुछ मत करना, रोहिणी प्लीज, रोहिणी तुम तो मेरी दोस्त हो ना, रोहिणी रोहिणी प्लीज मुझे कुछ मत करना, रोहिणी रोहिणी प्लीज तुम मेरी दोस्त हो ना, रोहिणी। फिर भी दोस्त के साथ गद्दारी की तुमने। मैं मालिनी और नित्या से तुम्हारे लिए लड़ रही थी और तुमने मुझे ही। रोहिणी गुस्से में अक्षिता की तरफ बढ़ती चली जा रही थी और देखते ही देखते उसकी आत्मा अक्षिता में ऐसे घुसी कि अक्षिता का रंग रूप भी उसकी तरह दिखने लगा। अक्षिता, जिसका जिस्म अब रोहिणी के काबू में था, वो कमरे की मेज से एक चाकू उठा लॉन में झूले की ओर जा रही थी। डीन और डॉक्टर अकरम में अभी बहस चल ही रही थी कि अचानक नित्या, जिसकी हथेली खून से लहूलुहान थी, दौड़ते हुए केबिन में पहुंची और डीन शर्मा के पैरों में पड़ते हुए बोली, डीन सर, वो अक्षिता अभी लॉबी से जा रही थी। मैंने उसे सॉरी बोलने के लिए रोका तो उसने मुझे और वो रुकी नहीं, बदली आवाज में बस यही कहती जा रही थी कि आज मैं अक्षिता को सूली पर चढ़ा दूंगी। डीन सर प्लीज कुछ कीजिए सर। नित्या के बस इतना कहने की देर थी। डीन शर्मा और डॉक्टर अकरम तेजी से लॉन की ओर भागे। हवाएं तेज चल रही थी, आसमान में बिजली गरज रही थी, पर रोहिणी का ध्यान सिर्फ झूले की रस्सी काटने पर था। वो रस्सी काटने में इस कदर मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब डॉक्टर अकरम और डीन वहां आकर खड़े हो गए। डॉक्टर अकरम, जो उसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश कर रहे थे, रोहिणी ने उन्हें भी नहीं बख्शा और अपने एक हाथ से उन्हें उठा पास के बरगद के पेड़ पर दे मारा। इससे पहले कि रोहिणी डीन को नुकसान पहुंचाती, डीन शर्मा ने अपने हाथ जोड़े और अपना सिर झुकाकर उससे कहने लगी, रोहिणी 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 देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। चाहो तो मेरी जान ले लो पर इन बेचारों को बख्श दो। आपकी अब जिम्मेदारी लेने से क्या होगा? मेरे माँ बाप ने तो मेरी चिता तक नहीं जलाई और मेरी मौत से सिर्फ पैसा कमाया। कम से कम आप तो कुछ कर सकती थी। मेरी क्या गलती थी कि मैं अंदर से लड़की थी और बाहर से शायद मेरी ही गलती है। क्यों पैदा किया भगवान ने मुझे ऐसा? गलती तुम्हारी नहीं रोहिणी, समाज की है, जो सिखाता तो है कि भेदभाव मत करो, पर इंसानों में खुद भेदभाव करता है। मैं तुम्हें तो वापस नहीं ला सकती, पर मैं वादा करती हूँ रोहिणी कि कुछ ऐसा जरूर करूँगी जिससे रैगिंग और ये रेसिस्ट बिहेवियर हमारे हॉस्टल और कॉलेज कैंपस पर कभी दोबारा न दोहराया जाए। क्या करेंगी आप ऐसा? और अगले दिन मीडिया को बुलाकर डीन के शर्मा ने 2018 के दिल दहला देने वाली घटना का प्रमाण पत्रकारों के सामने रखा और पुलिस केस कर मामले की तह तक जाने की बात कही। नित्या और मालिनी, जो स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रैगिंग किया करती थी, उन्हें एक सेमेस्टर के लिए सस्पेंड कर उन पर हॉस्टल कमेटी की जांच बिठा दी गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कैंपस में सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भी अपनी इच्छा जताई। रोहिणी, जिसकी आत्मा दूर खड़े ये सब देख रही थी, आखिरकार उसके दिल को भी सुकून मिला और उसे मुक्ति मिली। क्यों मैं अपनी जिंदगी से, मैंने दिलो जान से चाहा था तुम्हें। ये लीजिए राज का मोबाइल, और जैसा बोला है ठीक वैसा ही कीजिएगा। तांत्रिक भी राज का मोबाइल अपने हाथ में ले, उस पर लाल सिंदूर लगा और एक नींबू रख कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। इधर एक लड़की शादी के जोड़े में आईने के सामने बैठी सच संवर रही थी। बाहर बारातियों के स्वागत की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी, जिसका शोर वो साफ सुन सकती थी। और अचानक एक लड़का हांफते हुए उसके कमरे में आया। श्रुति, तुझे राज का पता चला? श्रुति ने जैसे ही राज का नाम सुना तो उसकी सांसें फड़क उठी। क्या कह रहा है मिलन? आज
शादी है मेरी और तू राज का नाम लेकर मेरी शादी तोड़वाना चाहता है। बल्कि तुझे तो सब पता है ना, फिर भी। हाँ मुझे सब पता है, लेकिन तुझे यही नहीं पता कि राज ने सुसाइड कर लिया है। श्रुति ये सुनते ही खड़ी हो गई। उसके मन में राज का नाम गूंजने लगा था। बाहर इतने शोर के बाद भी श्रुति का दिल और दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था। श्रुति तूने सुना मैंने क्या कहा? राज ने सुसाइड कर लिया है। मिलन की ये बात श्रुति के कानों में गूंज रही थी कि तभी उसने बुदबुदाते हुए बस इतना कहा, राज का मोबाइल? क्या मोबाइल? ये तो क्या बोल रही है? हाँ, मुझे राज का मोबाइल चाहिए, वरना सब खत्म हो जाएगा मिलन। तुम होश में दो। कुछ घंटों में तेरी शादी है और तुझे राज का मोबाइल चाहिए? तो सच में हिल गई है। मैं तो बस यहाँ ये सब बताने आया था। वैसे एक बात बोलूं, तूने उस बेचारे के साथ अच्छा नहीं किया। हर किसी को अपने लिए बेहतर चुनने का हक है और मैंने भी वही किया। इसमें क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता। वैसे तुझे ये खबर कहाँ से मिली? क्या मतलब? मैं अभी खुद उसकी लाश को मुर्दाघर में देख कर आया हूँ। अभी तो उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। मिलन की बात सुन श्रुति ने बुदबुदाते हुए कहा, तो शायद से उसका फोन उसकी लाश के पास ही होगा। श्रुति ने खुद से कहा और मिलन का हाथ पकड़कर घर के पीछे वाले दरवाजे से सीधा मुर्दाघर की ओर चल दी। श्रुति तूने पहले भी गलत किया था और तू अब भी गलत कर रही है। कुछ घंटों में तेरी शादी है और तुझे अभी भी वो फोन सूझ रहा है। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो 2 कौड़ी के फोन के लिए अपनी शादी छोड़ कर आऊं। राज के फोन में मेरे कुछ प्राइवेट फोटोज और वीडियोस है जो अगर पुलिस या किसी और के हाथ लग गए तो मेरा पूरा खानदान तबाह हो सकता है। अब ये क्या नई बकवास शुरू कर रही हो तुम? हाँ मिलन, ये सच है। अगर वो फोन मुझे नहीं मिला तो आने वाली जिंदगी का हर एक लम्हा मैं एक डर के साए में जीऊंगी, क्योंकि मेरी शादी जिससे हो रही है वो इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का साला है, जिसके लिए मैं एक संस्कारी और आदर्श बहू बनने वाली हूँ। और तुझे तो पता ही है ना मिनिस्टर कितना कमीना है। तू खुद भी तो एक रिपोर्टर है ना, सारे कच्चे चिट्ठे जानता है तू। श्रुति की सारी बात सुन मिलन ने भी अपनी गर्दन झुका ली और चुपचाप सीधा मुर्दाघर की ओर चल दिया। तेजी से बढ़ते कदम श्रुति की घबराहट को साफ जाहिर कर रहे थे। मुर्दाघर लाशों से भरा पड़ा हुआ था। यहाँ तक कि जमीन पर भी कुछ लावारिस लाशें बिखरी हुई थी। लाशों की तादाद इतनी थी कि राज की लाश तक पहुंचना खुद वार्ड बॉय के लिए भी मुश्किल हो रहा था। तभी श्रुति जोर से चीख पड़ी, क्योंकि श्रुति का दुपट्टा एक लाश के हाथ में फंस गया था और उस लाश का केवल धड़ ही था, सिर था ही नहीं। फिर भी उसने किसी तरह खुद को संभाला और राज को देखने के लिए आगे बढ़ी। श्रुति को राज के अंतिम दर्शन कराए गए। वो लाश के ऊपर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी थी, पर उसके हाथ अभी भी राज के फोन की तलाश कर रहे थे, पर उसे वो फोन कहीं नहीं मिला। लेकिन लाश को देखकर यही लग रहा था कि अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, तो फिर वो फोन कहाँ जा सकता है? श्रुति इन सब सवालों से जूझ रही थी कि अचानक ही मुर्दाघर की लाइट चली गई। चारों तरफ खूब अंधेरा पसर गया। तभी श्रुति ने एक आवाज सुनी। कोई अंधेरे में उसे अपने पास बुला रहा था। श्रुति, इधर श्रुति, अरे देख तो सही, तेरे सामने हूं मैं। श्रुति अंधेरे में देखने लगी, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मिलन, ये तुम हो क्या? क्या तुम मुझे बुला रहे हो? श्रुति मिलन को आवाज लगाती हुई अंधेरे में ही लाशों के ऊपर चलते हुए भटक रही थी कि तभी मुर्दाघर की लाइट आ गई। पर अब पूरे मुर्दाघर में सिर्फ श्रुति अकेली जिंदा बची थी। खुद को अकेला पाकर उसकी सांसें और तेज हो गईं। उसने बाहर जाने की ओर कदम बढ़ाया ही था कि तभी एक एक करके लाशें खड़ी होने लगी। लाशें अपने आप ही बॉक्स से निकल श्रुति की तरफ चली आ रही थी। किसी लाश की आंखें नहीं थी, तो किसी के हाथ या पैर, तो किसी की अतड़ियां पेट से साफ लटक रही थी, तो किसी का सिर ही नहीं था। इतना भयानक मंजर देख श्रुति मदद बुलाने के लिए आवाज तो लगा रही थी, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर बिना किसी आवाज के। उसके गले से शब्द ही नहीं फूटे थे।
देखते ही देखते एक एक कर लाशों ने उसे दबा दिया। उसका दम घुटने लगा था। उसकी हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि उसका नाखून तक लाशों के नीचे दब चुका था। और तभी सब कुछ एकदम शांत हो गया कि अचानक ही श्रुति का फोन वाइब्रेट करने लगा और अगले ही पल वो लाशों को चीरते हुए बाहर आ गई। उसका बदन खून से भीग रखा था और कोने में उसे मिलन की उधड़ी हुई लाश भी दिखी। उसकी नजर मोबाइल की स्क्रीन पर गई। राज का कॉल आ रहा था, जबकि राज की लाश ठीक उसके सामने थी। उसने कांपते हुए मोबाइल कान पर लगाया और बस इतना कहा, हेलो राज। श्रुति कहाँ है? बारात दरवाजे पर खड़ी है और उसका कुछ पता नहीं है। किसी ने देखा क्या उसको? एक आदमी सबसे पूछते हुए बारात के स्वागत के लिए जा रहा था। बारात भी पूरे जोर शोर के साथ दरवाजे पर खड़ी थी, पर इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंच पाता, शादी का शोर मैयत की शांति में बदल गया और सबकी नजरें भीड़ को चीरती हुई खून से लथपथ एक लड़की पर जा टिकी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि श्रुति ही थी और वो अपनी बारात को चीरती हुई अपने कंधे पर राज की लाश लिए सीधा मंडप की ओर चले जा रही थी। श्रुति, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? आज तुम्हारी शादी है और मैंने मना किया था इस रात से दूर रहने के लिए, पर तुम इसे अपने कंधे पर उठा सीधा शादी में ले आई। तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस हरकत से हमारी जान भी जा सकती है। श्रुति ने अपने पिता की बात सुनी तो थी, पर वो रुकी नहीं। वो मंडप पर पैर रखने ही वाली थी कि तभी पिता ने श्रुति का हाथ पकड़ उसे वापस खींचा ही था कि श्रुति ने अपने पिता को एक लात मार मंडप से दूर फेंक दिया और चीखते हुए बोली, खबरदार, जो तूने मेरे होने वाले पति को छूने की भी कोशिश करी तो मैं तेरा भी वही हाल करूंगी जो तूने मेरे राज का किया था। ये क्या नापशना बक रही हो तुम? पहले अंदर चलो, बैठकर बात करते हैं। पर श्रुति ने अपने पिता की एक नहीं सुनी और सीधा मंडप में बैठ गई और राज की लाश को अपने बगल में बिठा पंडित से गुस्से में कहा, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो जल्दी मंत्र पढ़ना शुरू कर, वरना इसी हवन कुंड की अग्नि में मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। श्रुति की बात सुन पंडित भी डर गया। उसने तुरंत ही मंत्र पढ़ना चालू कर दिए और अग्नि कुंड में आहुति डालने लगा। प्रदेश की सारी मीडिया इसको लाइव न्यूज की तरह टेलीकास्ट कर रही थी। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि भला कोई लड़की किसी लाश से कैसे शादी कर सकती है। तो श्रुति राज की लाश को गोद में उठाए फेरे लेने लगी। तब उसके पिता ने अपने सिर पर बंदूक तानते हुए कहा, रुक जा श्रुति, वरना मैं खुद को गोली मार लूंगा और मेरी मौत की जिम्मेदार तू होगी, सिर्फ और सिर्फ तू। ठीक उसी तरह जिस तरह राज की मौत के जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। मैंने राज को नहीं मारा, बल्कि उसने तो सुसाइड। नहीं पिताजी, बल्कि आपने उसे इस तरह से मारा कि सबको सुसाइड लगे, क्योंकि आपको पता चल गया था कि मैं और राज आज रात भागने वाले हैं। इसलिए कल को कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए, आपने पहले उसे सुसाइड का वीडियो रिकॉर्ड करवाया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। वो तो मिलन की वजह से मुझे राज की मौत का पता चला और मैं बहाने से उस तक पहुंच गई, वरना आपने तो उसकी लाश को भी ठिकाने लगाने का सोच लिया था। श्रुति की बात सुन सारे मीडिया के कैमरे उसके पिता पर ही तन गए। सबको अब एक प्यार करने वाले जोड़े पर तरस आ रहा था और एक बाप से घिन। तभी पिता ने गरजते हुए कहा, हाँ मैंने मरवाया राज को, वो भी तेरे भले के लिए, तेरी अच्छी जिंदगी के लिए, लेकिन तूने सब बर्बाद कर दिया श्रुति, सब बर्बाद कर दिया। पर अगर तूने अपना ये आखिरी फेरा पूरा किया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। श्रुति के पिता उस पर बंदूक ताने कह रहा था, पर श्रुति भी राज की लाश को गोद में उठाए आखिरी फेरा लेने के लिए बढ़ चुकी थी और इधर पिता की उंगलियां भी ट्रिगर को दबाने के लिए मजबूर थीं कि तभी किसी ने पिता का हाथ पकड़ उसकी दिशा बदल दी और गोली घोड़े पर बैठे दूल्हे को जा लगी। चारों ओर एकदम से हल्ला हो गया। लोग बेसुधी इधर उधर भागने लगे। मेरे भतीजे को मारा तूने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तो पहले ही तेरी बेटी पर काला जादू करके उसे मारने की सोच रहा था,
पर तांत्रिक ने राज की आत्मा से मेरी बात कराई, तब मुझे सच का पता चला। उसे मारने में मिलन का भी याद था, इसलिए मैंने उसे मुर्दा घर में खत्म करवा दिया। पर तेरी बेटी को छोड़ दिया, इसलिए ही तेरी बेटी मुर्दा घर से जिंदा वापस आई है। सच जानने पर मैंने तेरी बेटी को काली शक्तियों से इतना ताकतवर कर दिया कि अब वो तेरी भी नहीं सुनेगी। राज के अंकल श्रुति के पिता से छड़पते हुए ये सब बोल ही रहे थे कि तभी 2 गोली और चली, पर भीड़ ने रुकने का नाम नहीं लिया। कुछ पल बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो जमीन पर 3 लाशें मिली, एक दूल्हे की, दूसरी श्रुति के पिता की और तीसरा इंसान था राज के अंकल, जिसने उसके पिता को गोली चलाने से रोका था और उसी झड़प में अपनी और श्रुति के पिता की भी जान गंवा दी। पर श्रुति और राज का कुछ पता नहीं चला। मामला पहले ही हाई प्रोफाइल था, इसलिए श्रुति को ढूंढने के लिए सीबीआई इंक्वायरी भी बैठी। अब इस हादसे को 4 साल हो गए और श्रुति का किसी को कुछ पता नहीं है।